सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। ये चैप्टर का बेसिक कोर कंसेप्ट क्या है? सेल ऑफ गुड एक्ट बात करता है आपका कि जब इंडिया में गुड्स को जब सेल करने का कोई पार्टी डील करता है तब क्या रूल फॉलो होगा। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है गुड्स और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल। तो गुड्स का सेल, ठीक है। तो चालू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बोला सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। जैसे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो केवल गुड्स का डेफिनेशन है, लेकिन छोटे छोटे एक दो और डेफिनेशन है। बायर का मतलब क्या होता है? द पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई। यहाँ पे ये काम का बात है, खरीद रहा है वो तो बायर है ही, और जो खरीदने को एग्री किया है वो भी अब बायर के डेफिनेशन में आ जाएगा। वैसे सेलर में वो सेल्स और एग्रीज टू सेल, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है इस चैप्टर में जो बार बार आएगा, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक आदमी से दूसरा आदमी के पास गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो। पोजीशन मतलब जिसके पास गुड्स है। मेरे पास था गुड्स, हम आपको डिलीवरी कर दिया, वो आपके पास है, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, गुड्स। बहुत काम का डेफिनेशन है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, इसका सेक्शन नंबर याद रखना, एमसीक्यू में जाने का बहुत चांस है। गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले तो एकदम सिंपल डेफिनेशन पकड़ो, एवरी काइंड ऑफ, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन रखा, तो अदर देन मतलब दो एक्सेप्शन है जो मूवेबल तो है लेकिन गुड्स नहीं है। एक तो होता है एक्शनेबल क्लेम, एक होता है एक्शनेबल क्लेम। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? हम आपसे पैसा पाते हैं, पैसा नहीं दे रहे, हम कोर्ट केस किए। दूसरा होता है मनी। इन दोनों को छोड़ के हर मूवेबल आइटम गुड्स है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, तो देखो दो चीज को एक्सक्लूड किया और दो चीज को इंक्लूड किया। स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये दोनों तो गुड्स में इंक्लूड किया, ठीक है। तो दो चीज इंक्लूडेड है, दो चीज एक्सक्लूडेड है, और गुड्स का डेफिनेशन है एवरी मूवेबल आइटम या मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मेन काम बात था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर। सर ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बोलना क्या चाहते हैं? जमीन से जुड़ा हुआ कोई घास, कोई क्रॉप, कोई पेड़, ये सब देखा जाए तो इमूवेबल आइटम है ना वैसे तो, लेकिन इनको डेफिनेशन में गुड्स में रखा है। क्यों? क्योंकि इनको अपने एग्रीमेंट करके जमीन से काट के बेच सकते हैं। इनको एग्रीमेंट करके जमीन से काट के बेच सकते हैं, इसीलिए इनको भी गुड्स के डेफिनेशन में रखा है। देखो इसीलिए लिखा विच आर थिंग्स अटैच टू पार्ट ऑफ द लैंड, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर द सेल। बेचने के पहले आपको हम काट के देंगे, ठीक है। मनी का भी यहाँ पे एक बार मतलब बताया। मनी किसको बोला है? कोई भी करंट मनी, एंड इट इंक्लूड रेयर एंड ओल्ड कॉइन्स ऑल्सो। तो करंट मनी क्या है? सर पेपर नोट, 1 का, 5 का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, वो सब तो करंट मनी है ही। इसके अलावा रेयर कॉइन और ओल्ड कॉइन्स को भी करंट में ही रखा, ठीक है। अब एक्शनेबल क्लेम का मतलब भी बताया है यहाँ पे। अ पर्सन कैन नॉट मेक अ प्रेजेंट यूज और एंजॉय बट कैन रिकवर इट बाय मीन्स ऑफ अ सूट और एक्शन। हम अभी उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा, मेरे पास नहीं है अभी वो, लेकिन हम आप पे सूट करके मतलब केस करके
या एक्शन लेके वो हम आपसे रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए एग्जांपल दिया, दस ए डेब्ट ड्यू टू अ मैन फ्रॉम अनदर इज एन एक्शनेबल क्लेम। एक आदमी जो दूसरे आदमी से उधार का पैसा पाता है तो एक्शनेबल क्लेम, और इसको हम एंड कैन नॉट बी सोल्ड एज गुड्स, इसको गुड्स की तरह तो बेच नहीं सकते हम किसी को, इसीलिए इसको डेफिनेशन से बाहर रखा। अगला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, यानी दिख रहा है गुड्स का डेफिनेशन में बहुत सारा बात है काम का। गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, दो चीज को एक्सक्लूड किया, दो चीज को इंक्लूड किया। एक्सक्लूड किया एक्शनेबल क्लेम और मनी को, एक्सक्लूड किया एक्शनेबल क्लेम और मनी को, जबकि इंक्लूड किया स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग ग्रास या क्रॉप जिसको जमीन से बाद में सीवियर करके बेचा जा सकता है। फिर आया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी एविडेंस जिसके बेसिस पे हम किसी चीज के ऊपर मालिक होने का हक जता सकते हैं। टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है? मालिक होने का हक। ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मतलब इसका टाइटल मेरे पास है। टाइटल मतलब होता है इसका ओनरशिप किसके पास है। तो वो जो डॉक्यूमेंट जो किसी बात का ओनरशिप साबित करे उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सर ये डेफिनेशन इस चैप्टर में पढ़ क्यों रहे हैं? हम आपको फिजिकली गुड्स अगर नहीं भी दें, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट भी आपको दे दें तो भी आपको गुड ट्रांसफर माना जाएगा, गुड सेल माना जाएगा। हाँ, जैसे मान लो मेरा वेयर हाउस में सामान पड़ा है, हम आपको फिजिकली वेयर हाउस से निकाल के गुड्स देता, वो तो सेल होता ही, लेकिन हम आपको क्या किया, वहां से गुड्स निकाल के नहीं दिया, हम आपको वो जो वेयर हाउस का सर्टिफिकेट है मेरे पास एज अ प्रूफ, वो सर्टिफिकेट आपके नाम ट्रांसफर कर दिया है, आपको दे दिया। अब आप गुड्स निकाल सकते हो गोडाउन से, क्योंकि गोडाउन वाला उसी को गुड्स निकाल के देगा जिसके पास वो सर्टिफिकेट है, तो आप गुड्स के ओनर हो गए, तो उसको भी सेल ऑफ गुड्स की तरह ट्रीट होगा। इसीलिए डेफिनेशन बहुत काम का है। तो सर किसको किसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड बोलते हैं? देखो बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता था याद है? फॉरेन से सामान आता है जब, तो वहां का पार्टी हमको एक डॉक्यूमेंट भेजता है ना, जो हम क्या बोलते हैं, शिप के ओनर को दिखा के उसको क्लियर करवाएंगे, उसी को बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। मेरा अमेरिका से सामान आ रहा है, डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट मेरे को भेजेगा मेरा अमेरिका वाला पार्टी, आप शिप के कैप्टन हो, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट होगा, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट होगा, दोनों को मैच करके आप हमको गुड्स का पोजीशन दे दोगे, उसी को बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। डॉग वारंट क्या होता है? जब डॉग पे सामान रहता है, डॉग क्या होता है? वो जहाँ पे शिप आता है वहां पे अगर सामान पड़ा हो, मान लो अभी हम पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो मेरे पास डॉग का एक वारंट होगा, गुड्स को क्या करेगा, डॉग के वेयर हाउस में रखवा दिया जाएगा, जब हम उसका वो कस्टम ड्यूटी पे करेगा हमको गुड्स क्लियर करके दे दिया जाएगा। तो मेरा गुड्स कस्टम के वेयर हाउस में पड़ा है, इस बात का प्रूफ क्या है मेरे पास? वो डॉग का स्लिप, तो डॉग वारंट बोलते हैं। या फिर वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, जो अभी आपको हम पहले एग्जांपल दिया था, मेरा गुड्स किसी के गोडाउन में पड़ा है, वैसे ही होता है वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। तो ये सबको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोला गया है। रेलवे रिसिप्ट, कोई भी वारंट या ऑर्डर ऑफ डिलीवरी, चालान जिसको बोलते हैं, ये सब, जैसे मान लो हम ग्रेट ईस्टर्न से जाके एक एसी खरीद के लाया, अब एसी हम फिजिकली तो साथ में तो लेके आएगा नहीं, वो लोग बाद में डिलीवरी करता है, तो मेरे को जब एसी देने वाला आएगा आदमी, वो मेरे को क्यों दे के जाएगा एसी, मेरे पड़ोसी को क्यों नहीं? मेरे पास एक स्लिप होगा जिसको हम दिखाएगा चालान, वो हमको एक कॉपी दिखाएगा, हम भी उसको एक कॉपी दिखाएंगे। जब हम एसी खरीदे हैं, पेमेंट करके आए हैं, वो हमको एक डॉक्यूमेंट दे दिया है मेरे हाथ में, जिसको दिखा के हम गुड्स को ले लेगा। मेरे पास तो कोई एविडेंस होना चाहिए ना, तभी वो डिलीवरी पर्सन मेरे को दे के जाएगा, वरना वो क्यों दे के जाएगा मेरे को? तो सबको बोलते हैं डिलीवरी ऑर्डर या चालान, जो कि, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जो एक प्रूफ के रूप में काम करे।
तो ये सब एग्जांपल याद रखना, बिल ऑफ lading, डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, वर्क फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसिप्ट, एनी ऑर्डर ऑफ डिलीवरी या एनी अदर डॉक्यूमेंट ऑफ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हो गया डेफिनेशन। फ्यूचर गुड्स का नॉर्मल मीनिंग आप जानते हो, अब छोटे छोटे डेफिनेशन है एक दो। फ्यूचर गुड्स मतलब goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract of sale। पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया हम लोग, उसके बाद तुम गुड्स को बनाओगे और हमको डिलीवरी दोगे। आप पिज्जा हट में जाते हो, डोमिनोज में जाते हो, पहले पिज्जा का ऑर्डर देते हो, पेमेंट करते हो, उसके बाद वो बना के देता है ना, कि बना बनाया रेडी होता है और आपको दे देता है। बोलो, दोनों में से क्या होता है? बना बनाया रेडी होता है और आपको दे देता है, या आपके ऑर्डर देने के बाद बना के देता है? हाँ, तो वो फ्यूचर गुड्स हो गया। बस यहाँ पे एग्जांपल में एक ही गड़बड़ है, यहाँ सर आधा घंटा में मिल जाएगा। जनरली यहाँ फ्यूचर गुड्स बोलने का मतलब है आफ्टर एनी सच डेट, पेमेंट या ऑर्डर देने के बाद कुछ डेट के बाद। जैसे हम आपकी फैक्ट्री में आया, हम बोला हमको 20,000 पैकेट ऑयल चाहिए, आप बोले मिल जाएगा 1 महीना बाद डिलीवरी। तो हम आपके साथ आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल का, 1 महीना बाद आप हमको डिलीवरी दोगे बना के। अभी गुड्स आपके फैक्ट्री में रेडी नहीं है, इसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। प्राइस का मतलब क्या होता है? एनी मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। प्रॉपर्टी वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। ओनरशिप, हम लोग जनरली प्रॉपर्टी का मतलब बोल देते हैं कोई सामान, ये मेरा प्रॉपर्टी है, मतलब ये जमीन मेरा, वो जमीन को हम लोग प्रॉपर्टी मान लेते हैं। ये फ्लैट मेरा है तो फ्लैट को हम लोग प्रॉपर्टी मान लेते हैं ना। ये चैप्टर बोलता है प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, प्रॉपर्टी का मतलब बहुत काम आएगा बहुत जगह। अब तक देखा जाए तो सब 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बहुत काम का है, गुड्स, प्रॉपर्टी और डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मतलब पहले हम लोग गुड को आइडेंटिफाई किए, उस पर एग्री किए हैं, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं उसी वक्त गुड्स को आइडेंटिफाई करके एग्री कर लिए। आपकी दुकान में हम आया, आपके पास बहुत वैरायटी का मोबाइल है, आप हमको बहुत सारा मोबाइल दिखाए, हम एक मोबाइल पसंद किया, उस पर उंगली रखा, यही वाला मोबाइल रेड कलर का हमको चाहिए। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी गुड्स को आइडेंटिफाई और एग्री कर ली। ठीक है, एक छोटा सा और डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। A contract of sale is a contract where the seller transfer or agree to transfer the property। या तो सेलर आपको अभी ओनरशिप दे रहा है या ओनरशिप देने का बात कर रहा है, जब फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, एक प्राइस पेमेंट के अगेंस्ट में। या तो सेलर आपको ट्रांसफर कर दिया है या एग्री टू ट्रांसफर कर रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पे बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को 2 पार्ट में बांटा, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब अभी आपको हम बेच दिया, आप ओनर हो गए तुरंत, और एग्रीमेंट टू सेल मतलब अपना भी बात हुआ है, आप ओनर फ्यूचर में बनोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये बताया, when under a contract of sale the property in the good transferred from the seller to the buyer, the contract is called sale। जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया उसको बोलते हैं सेल। लेकिन यहाँ देखो क्या बोला, when the property in the goods is to be transferred to the buyer at some future date on fulfillment of some conditions, उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। तो एग्रीमेंट टू सेल एक कंडीशनल सेल है, आप पैसा दोगे तो आपको डिलीवरी होगा बाद में, या फिर गुड्स बना तो आपको डिलीवरी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मतलब हम कुछ कंडीशन लगा के जब सेल करते हैं उसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। अब यहाँ यही डिफरेंस बिटवीन भी दिया, देखो क्या लिखा, सेल ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। सेल में इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जा रहा है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में एट फ्यूचर डेट। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर में होगा।
यहाँ पे राइट इन रेम है और यहाँ राइट इन पर्सोनम है। राइट इन रेम मतलब आप मेरे पे तुरंत, अगर हम पेमेंट नहीं करें तो आप केस कर सकते हो सामान के लिए, या हम आप पे केस कर सकते हैं पैसे के लिए। लेकिन राइट इन पर्सोनम मतलब सिर्फ डैमेज के लिए केस कर पाएंगे, गुड्स के लिए या पैसा के लिए नहीं। हम एग्रीमेंट टू सेल किया आपके साथ और अब आपको हम डिलीवरी नहीं कर रहे, तो आप मेरे पे गुड्स के लिए केस नहीं कर सकते, पैसा के लिए केस कर सकते हो, वापस पैसा पाने के लिए, डैमेज के लिए। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट टू सेल हो जाता तो आप मेरे पे कोर्ट केस कर सकते थे कि नहीं हमको गुड्स दिलवाइए। सिमिलरली उल्टा, अगर ये एग्रीमेंट टू सेल हो जाता और आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो हम आप पे केस कर सकता था कि हमको पैसा चाहिए। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में हम सिर्फ डैमेज क्लेम के लिए केस कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस। अच्छा, सेल में रिस्क किसका होगा? बायर का, क्योंकि माल बिक चुका है, अब रिस्क तुम्हारा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में रिस्क ऑलवेज सेलर का है जब तक माल सेल नहीं हो जाए। सेल में अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, माल उठा नहीं रहे हो, एक बार हम किसी और को नहीं बेच पाएगा, हमको आपका वेट करना पड़ेगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में हम किसी और को बेच के निकल सकते हैं, और हम जिसको बेचेगा अगर वो गुड फेथ में लिया है तो वो ओनर हो जाएगा गुड्स का। अभी हम क्या बोला, सेल में रिस्क किसका? बायर का। तो अब अगर गुड्स मान लो मेरे पास पड़ा है, अब आपको माल बेच दिया था, आप बोला हम कल डिलीवरी ले लेगा, गुड्स रात को ही मेरे फैक्ट्री में आग लगा और बर्बाद हो गया, रिस्क आपका हो गया, आपका लॉस हुआ, मेरा कुछ नहीं। आप क्यों नहीं आते आती, आपका गलती। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में हम आपको बोला कल तक डिलीवरी करवा देगा, तो अगर गुड्स मेरे पास और डिस्ट्रॉय हो जाए तो रिस्क भी मेरा, ठीक है। सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो हम पेमेंट के लिए केस कर सकता है। लेकिन अगर राइट टू एग्रीमेंट टू सेल में सेलर में रिफ्यूज टू डिलीवरी, हम केवल आपको गुड देने से मना कर सकते हैं, हम पैसा के लिए केस नहीं कर सकते। अगर आप एक एग्जांपल पूरा कंटिन्यू कर रहे हैं, मान लो आप मेरे बायर हो और आप इंसॉल्वेंट हो गए, हम ये नहीं बोल सकते हम गुड्स का डिलीवरी नहीं देगा, तो सर आप तो इंसॉल्वेंट हो गए, आपको डिलीवरी देके कैसे होगा? अरे बेटा जी, हम आपका जो लिक्विडेटर आएगा ना, जो आपका सारा प्रॉपर्टी बिकवा के लोगों का पैसा चुकाएगा क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, तो कोर्ट की तरफ से एक आदमी अपॉइंट होगा, वो आदमी क्या करेगा? आपका सारा प्रॉपर्टी बिकवाएगा और जितना आपका क्रेडिटर सबको पेमेंट करवाएगा, तो वो गुड्स उसके पास जाएगा, वो इन गुड्स को मार्केट में बिकवाएगा और मेरा पैसा दिलवाएगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल अगर था तो हम बोलेगा नहीं, हम ऑफिशियल रिसीवर को पैसा गुड्स नहीं देगा, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है, ये सेल नहीं हुआ अभी तक, तो हम गुड्स देने का झमेला ही क्यों करेंगे? ठीक है बात। और अगर सर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर कैन क्लेम द गुड फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर। हम इंसॉल्वेंट हो गया, कोर्ट की तरफ से एक आदमी आएगा ना जो मेरा सब कुछ बिकवाएगा, तो आपका मेरा सेल हो गया था, सेल का डीड हो गया था आपके मेरे बीच में, तब आप मेरे ऑफिशियल लिक्विडेटर को या ऑफिशियल रिसीवर जो आता है आदमी गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, उसको आप बोलोगे हमको ये गुड दिलवाइए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, बायर गुड्स पे क्लेम नहीं कर पाएगा, बायर सिर्फ अपना डैमेज क्लेम कर पाएगा, ठीक है। और ये वाला डिफरेंस बहुत काम का है एग्जाम के लिए। सेल इज लाइबल फॉर जीएसटी, अगर हम बेच जाए गुड्स तो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन अभी अगर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब आता है डेफिनेशन का टॉपिक खत्म। अब आता है हम लोग गुड्स का डेफिनेशन पढ़े थे ऊपर। अब गुड्स को 3 टाइप में बांटा गया। एग्जिस्टिंग गुड्स जो मतलब बन के रेडी है, फ्यूचर गुड्स जो मतलब बाद में बनाएंगे और बाद में आपको देंगे, बाद में बना के देंगे, और कंटिंजेंट गुड्स मतलब जो गुड्स बनेगा नहीं बनेगा वो डिपेंड करता है कुछ सिचुएशन के ऊपर। अच्छा बारिश होगा तो फसल उगेगा, नहीं तो नहीं उगेगा, ठीक है ना। फिर एग्जिस्टिंग गुड्स को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स।
तो आओ इसको पढ़ते हैं फटाफट। एग्जिस्टिंग गुड्स माने गुड्स ओन्ड एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, गुड्स मेरे पास है और गुड्स मेरे पोजीशन में, गुड्स का हम ही ओनर है और गुड्स मेरे पोजीशन में भी है। हम कौन? सेलर। मतलब गुड्स रेडी है, सीधा सा, और गुड्स का ओनरशिप भी मेरे पास। अब एग्जिस्टिंग गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स मतलब गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहा है तब आप बोले ये मेरे वहां पे मान लो 3 गाड़ी हैं, 3 कार है, एक रेड कलर का, एक व्हाइट कलर का, एक ब्लू कलर का। आप बोल रहे हो हमको रेड वाला गाड़ी चाहिए, मान लो तीनों ही ऑल्टो है, तो आप बोल रहे हो हमको ऑल्टो चाहिए, वो भी रेड कलर वाला। तो ये हो गया स्पेसिफिक गुड्स। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तभी गुड्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया, उस पर एग्री भी कर गए दोनों पार्टी। हम बोला ठीक है हम रेड वाला दे देंगे। जैसे हमें इन केस ऑफ सेल ऑफ टेबल ऑफ 25 टेबल्स, 25 टेबल पड़ा है वहां पे, आप उसमें से एक टेबल खरीदना चाह रहे हो, तो आप स्पेसिफाई कर दियो वो एक कौन सा टेबल है जो आप लेना चाह रहे हो। दुकान में जाते हो तो बहुत सारा टेबल पड़ा रहता है, आप उसको बोलते हो ना भैया ये वाला चाहिए। अब असर्टेन गुड्स क्या होता है? गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज पर द टर्म डिसाइडेड। पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया, मेरे यहाँ 3 गाड़ी हैं, तीनों ऑल्टो है, ठीक है, एक रेड, एक व्हाइट, एक ब्लू। आप पहले डील कर लो, आपको गाड़ी खरीदना है, पहले आप और हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, अब उसके बाद कौन सा वाला चाहिए वो डिसाइड कर लेते हैं। तो गुड्स आर आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। असर्टेन गुड्स को भी फिर 2 कैटेगरी में बांटा गया, अपोर्शन्ड गुड्स एंड अनअपोर्शन्ड गुड्स। ठीक है, अपोर्शन गुड्स का मतलब आप डिसाइड करो कि आप तीनों में से कौन सा लेना चाहते हो, और अनअपोर्शन गुड्स मतलब कोई सा भी एक दे दो। जैसे नमक का दुकान में नमक लेने जाते हो, क्या बोलते हो क्या भैया 10 पैकेट जो नमक सामने रखा हुआ है वो 3rd नंबर वाले पैकेट देना, तो आप बोलते हो भैया एक टाटा नमक देना, वो आपको उठा के 10 में से कोई एक निकाल के दे देते हैं। ये हो गया अनअपोर्शन गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका असर्टेन भी मेन कैटेगरी है। तो आपको अभी तक 2 समझ में आया, स्पेसिफिक गुड्स मतलब एग्रीमेंट होते वक्त ही गुड्स आइडेंटिफाई भी कर लिया और उस पर एग्रीमेंट एग्री भी कर गए। असर्टेन गुड्स मतलब पहले एग्रीमेंट कर लिए, अब उनमें से कोई एक गुड्स को आइडेंटिफाई कर लो। और अनअसर्टेन गुड्स आर नॉट सेपरेटली आइडेंटिफाइड, सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं करते, कोई सा भी दे दो बस। When the buyer does not select the goods for him from a lot of goods, आप हमको केवल डिस्क्रिप्शन दे दिए, हमको ऐसा ऐसा एक चीज चाहिए, हमको एक मोबाइल चाहिए जिसमें इतना रैम हो, इतना रोम हो, इतना का कैमरा हो, हम आपको सब कुछ बता दिया। अब आप कोई भी एक वैसा मोबाइल हमको दे दो, हमको कोई डिसाइड नहीं करना ये कौन सा ले। जैसे मैं बोला 200 चेयर है दुकान में, आप बोले हमको 25 चेयर चाहिए, बस आप 25 चेयर का ऑर्डर देके चले गए, ठीक है ना। तो चलो, तो सर पहला कैटेगरी खत्म, तो यही मेन था, बोलो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इवन द असर्टेन गुड्स में फर्दर क्लासिफाइड इन अपोर्शन गुड्स एंड अनअपोर्शन गुड्स, इवन द गुड्स आर सेम, the identified of goods in a packet, lots of otherwise have been allotted to a specific buyer। आपके सामने सारा सेम नेचर का गुड्स है, लेकिन हम आपके सामने पैकेट निकाल के रख दिया, जो भी एक चूज करना आप चूज कर लो।
वो हुआ अपोर्शन गुड्स। जनरली गुड्स अपोर्शन कर लेता है बायर खुद, लेकिन जब बायर गुड्स को अपोर्शन गुड्स इसी को बोला गया, ठीक है ना, यही बोला गया, तो ये हुआ अपोर्शन गुड्स। हम आपके सामने पैकेट निकाल के रख दिया, आपको कौन सा एक चूज करना है कर लो। और अनअपोर्शन मतलब हम आपके सामने कुछ पैकेट निकाल के नहीं रखा, आपको चॉइस का मौका नहीं दिया, ठीक है। हेलो, ठीक है। अगला हेडिंग आता है फ्यूचर गुड्स। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्टर सेल। हमारे पास गुड्स है नहीं अभी, पहले आप ऑर्डर दे दो, तब हम बनाएंगे या खरीद के लाके आपको देंगे, एकदम नॉर्मल। कंटिंजेंट गुड, दो टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, एक्विजिशन ऑफ इट बाय द सेलर डिपेंड अपॉन अ कंटिंजेंसी व्हिच मे और मे नॉट हैपन। कोई एक बात के ऊपर डिपेंड करता है, जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर वो हुआ तो गुड दे देंगे। जैसे मेरा अमेरिका से शिप में सामान आ रहा है, शिप अगर पहुंचा 10 तारीख के अंदर अंदर, आप बोले हमको 10 तारीख के पहले पहले गुड चाहिए, हमला देखो शिप 10 के अंदर अंदर आएगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो ये क्या हुआ, कंटिजेंसी। एक फ्यूचर क्रॉप्स उगेगा नहीं उगेगा कौन गारंटी ले सकता। एग्स, मुर्गी अंडा देगी कि नहीं देगी, ठीक है। तो ये था टाइप्स ऑफ गुड्स। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और केस पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। आप जनरली कोई दुकान में सामान लेने जाते हो, दुकानदार का ड्यूटी बनता है कुछ एक बात आपको बताने का, लेकिन हर बात आपको वो बताए और नहीं बताए तो आप उस पर केस कर दोगे, आप उसको लौटा दोगे, नहीं रखोगे, ये नहीं चलेगा। आप एज अ बायर आपको भी अवेयर होने का दरकार है, आप चेक करके लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल यही बोलता है, द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स व्हिच इज परचेजिंग आर क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय हिम। हमको जैसा चाहिए ये वैसा ही गुड्स है कि नहीं, ये मेरे को एज अ बायर चेक कर लेना चाहिए। हर बार सेलर इज नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट इन हिज ओन गुड्स। हर बार सेलर आपको डिफेक्ट बताएगा ये जरूरी नहीं, ठीक है। अगर आप रॉन्ग सिलेक्शन कर लिए हो फिर आप बायर को ब्लेम करोगे, ये नहीं चलेगा। जैसे आलू का दुकान में आलू लेने जाते हो, वो आपको बोलता है ना आप बात लो, आप भी ढूंढ के निकाल लो जो लेना है आपको। आप एक आलू चूज करके बकेट में डाल के उसको देते हो, तोल के आपको दे देता है। बाद में आलू खराब निकले उसका गलती नहीं, आप कुछ चूज कर लो, ठीक है। लेकिन इस डॉक्ट्राइन का कुछ एक्सेप्शन है। When the buyer expressly or implication make the seller a particular purpose for which the goods are required, या तो बायर सेलर को अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दे, हमको इसी चीज के लिए ये गुड्स चाहिए। अब अगर उस चीज के लिए वो गुड्स काम नहीं आएगा तो फिर सेलर को बोलना पड़ेगा ये गुड्स आपके लिए नहीं। जैसे आप बोल दिए हमको फोटोग्राफी के लिए ही मोबाइल चाहिए, मेरा मेन पर्पज है फोटोग्राफी, तो फिर आपको वो फोन दे रहा है जिसका कैमरा अच्छा नहीं है, ये फिर सेलर का गलती होगा। वो ये नहीं बोल सकता आप चेक कर लेते, आप क्यों नहीं चेक किए कैमरा अच्छा है कि बुरा है। आप बोले थे हमको सेल्फी के लिए, सेल्फी वाला फोटोग्राफी वाला कैमरा चाहिए फोन, तो मतलब फ्रंट कैमरा फिर बढ़िया होना चाहिए। तो आप बोल दिए थे आपका मेन रिक्वायरमेंट क्या है, अब उसके बाद वो ये नहीं बोल सकता आप क्यों नहीं चेक, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन दियो सेलर को कि मेरे को एक मोबाइल में ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जब आप डिस्क्रिप्शन दियो तो गुड्स उस डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ होना चाहिए, ये ड्यूटी सेलर का। वो ये नहीं बोल सकता बायर को तुम चेक क्यों नहीं किया, तुमको जो चाहिए था सब था कि नहीं। तो आप अगर अपना पर्पस बता दियो या तो गुड्स कैसा चाहिए उसका डिस्क्रिप्शन दे दियो, या फिर कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये होलसमनेस का मतलब होता है खाने लायक, ह्यूमन कंजम्पशन के लायक। ये जनरली फूड स्टफ के साथ आता है ये पॉइंट। तो फूड आइटम होलसमनेस होना चाहिए, मतलब खाने लायक होना चाहिए। अब अंदर से सड़ा हुआ निकले आलू तो आप जाके बोलोगे ना दुकानदार को,
व्हेन द सेलर इज कमिटिंग फ्रॉड, अगर सेलर फ्रॉड करके आपको कोई सामान दे रहा है, फिर वो बाहर कोई नहीं बोल सकता तुम चेक क्यों नहीं किया। मान लो मेरा फोन में बैटरी में प्रॉब्लम है, हम आपके साथ बदमाशी किया कि आप जब लेने आए तभी फुल चार्ज करके आपको दिए। अब आपको 10-15 मिनट में क्या समझ में आता है इसका बैटरी प्रॉब्लम, 3-4 घंटा यूज करने के बाद समझ में आएगा ना बैटरी डाउन हो रहा है। तो आपका तो गलती नहीं है क्योंकि हम आपके साथ फ्रॉड किया। हम ऐसा कुछ रिपेयरिंग करके पार्ट लगा दिया जिससे फोन 2-3 महीना तो टिक जाएगा। आप कैसे समझोगे लेते वक्त कि हम नकली पार्ट लगा के उसको 2-3 महीने टिकने लायक बना दिए। तो बायर सेलर अगर फ्रॉड कर रहा है तो वो ये बायर को नहीं बोल सकता तुमको चेक करके लेना चाहिए। एंड यूजेज ऑफ ट्रेड, अगर आप आगे बेचने के लिए सामान लेते हो और वो बेचने लायक क्वालिटी में ही नहीं है, तो आप अपने होलसेलर को या जिससे भी लाए हो खरीद के आगे बेचने के लिए, उसको वापस दोगे नहीं। अब वो सब चीज के लिए एक्सेप्शन है। अगला पॉइंट आ गया इसमें, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर कैसे होगा। देखो यहाँ पे पहला ही वर्ड यूज किया, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो गुड्स क्या बोला, हम कब मानेंगे कि एक प्रॉपर्टी का ओनरशिप आपके पास चला गया। दो इंपॉर्टेंट कंडीशन रखा बेटा। पहला कंडीशन तो गुड्स असर्टेंड होगा तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर माना जाएगा। और असर्टेंड गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स आइडेंटिफाई हो जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन रखा, इंटेंशन ऑफ द पार्टीज फॉर सच ट्रांसफर, दोनों पार्टी का बेचने और खरीदने का इंटेंशन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रहा है तो हम मानेंगे ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। मेन यही कंडीशन है बेटा, असर्टेंड वाला। ठीक है, अब अपने 3 टाइप का गुड्स पढ़े ना, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स पढ़े ना 3 टाइप का। तो उसमें पहला गुड्स के लिए कब प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब माने, जब वो डिलीवरेबल स्टेट में। सर डिलीवरेबल स्टेट का मतलब, हम आपकी दुकान में आए, आपकी दुकान में बहुत सारा ऑयल है, कंटेनर में भरा हुआ, बड़ा बड़ा कंटेनर में ऑयल भरा हुआ है आपका। हम आपको ऑयल पसंद किया, हम बोला हमको ये वाला क्वालिटी का ऑयल का डिलीवरी दे दो, तो गुड्स असर्टेंड भी हो गए। लेकिन ऑयल तो बड़ा कंटेनर में है, हम आपको बोला हमको 1-1 लीटर का 10 पाउच या 100 पाउच बना के, तो हम डिलीवरी का कंडीशन रखा है। हाँ बड़ा आप तो हमको एक काम करोगे, हमको मान लो 100 लीटर ऑयल चाहिए आपसे, आप तो एक बड़ा कंटेनर में 100 लीटर ऑयल भर के दे दोगे, हम वो नहीं चलेगा। हम आपको क्या बोला है, हमको 1-1 लीटर का 100 पाउच चाहिए। ठीक है ना, बात समझ में आया। तो जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगा गुड, तब तक डिलीवरी नहीं मानेंगे, भले गुड स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक गुड्स किसको बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगा तब तक हम डिलीवरी नहीं लेंगे। तो स्पेसिफिक गुड्स के लिए एक ही कंडीशन है। देखो मेन कंडीशन क्या है बेटा, कि गुड्स असर्टेंड होना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिक गुड्स तो असर्टेंड है ना सर। जब डिलीवरी कर रहे हैं, आप मेरे सामने 3 मोबाइल निकाल के रखिए, हम तीनों मोबाइल में पहले वाला, हाँ ये वाला मोबाइल हमको बहुत पसंद आ रहा है, नंबर 1, तो ये गुड्स हो गया स्पेसिफिक एकदम। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स हैव बीन असर्टेंड, क्योंकि असर्टेंड और स्पेसिफिक में ही फर्क है बेटा। स्पेसिफिक का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स आइडेंटिफाई कर लिया गया, जबकि असर्टेन गुड्स होता है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स हैव बीन, आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट गुड्स हैव बीन असर्टेन, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद गुड्स फाइनलाइज की। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्पेसिफिक गुड्स असर्टेन तो ऑटोमेटिकली हो गया सर, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या आ गया कि डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। अब आ जाओ बेटा जी, स्पेसिफिक गुड्स
तो यहाँ पे बोल दिया, या तो अगर डिलीवरेबल स्टेट में है तो अभी डिलीवरी ले लेगा। आप बोले हाँ मेरे पास तो 100 पाउच रेडी है 1-1 लीटर का, तो हम बोले ठीक है तो अभी दे दो, तो तुरंत डिलीवरी हो जाएगा, मतलब तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक गुड्स तो पैकेट में डालना बाकी है, तो फिर जब तक पैकेट में डालोगे नहीं तब तक हम डिलीवरेबल स्टेट नहीं मानेंगे। तो दो बात बोलना चाहता है, अगर स्पेसिफिक गुड्स है और अगर वो अभी डिलीवरेबल स्टेट में, रेडी इन ए डिलीवरेबल स्टेट, तो फिर इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर बेटा जी गुड्स अगर अभी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट, देन उसको पहले डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, ठीक है ना, तब फिर इस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो। बात क्लियर? अब आ जाओ, हाँ एक और बात बोले, एग्जांपल दे रहे, स्पेसिफिक गुड्स भी है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन सेलर को अभी गुड्स के साथ कुछ और करना बाकी है ताकि प्राइस फाइनलाइज हो सके। तो जब तक वो सेलर वो कंडीशन पूरा नहीं कर ले तब तक भी गुड डिलीवरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब गुड्स भी रेडी है, 100 तेल रेडी है, तेल को 1-1 लीटर का 100 पाउच में भी भरा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आपको अभी अपना स्टैंप लगाना बाकी है प्राइस का या कोई और चीज का, तब तक वो डिलीवरेबल स्टेट में, तब तक उसका ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं माना जाए। तो 3 बात पढ़े, गुड्स अगर रेडी है डिलीवरेबल स्टेट में भी है तो हाथों हाथ डिलीवरी दे दो, गुड्स अगर रेडी है लेकिन डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है तो डिलीवरेबल स्टेट में ले आओ, फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो। गुड्स रेडी भी है डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन अभी भी सेलर को उसके ऊपर कुछ काम करना बाकी है ताकि उसका प्राइस फाइनलाइज कर सके वो, तो फिर वो करो तभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर माना जाएगा। अब आगे आना सर्टेन गुड्स। सर पढ़ने लायक टॉपिक ही नहीं है, क्यों नहीं है सर? सिंपल है, पहले उसको असर्टेन करो, है ना, उसके बाद डिलीवरेबल स्टेट में लाओ, उसके बाद सेलर को जो काम करना बाकी है वो कंप्लीट करेगा सेलर, और उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर माना जाएगा। समझे मेरा बात? गुड्स अगर असर्टेन था तब तो बहुत आसान था, सब तुरंत डिलीवरी स्टेट में लाके काम कर दिए, लेकिन गुड्स मतलब हर हाल में गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में होना जरूरी है और सेलर को उसके ऊपर जो भी काम करना है वो भी कंप्लीट होना जरूरी है। ये दो ही मेन कंडीशन, ठीक है। सर हम गुड्स ना ट्रांसपोर्टर को दे दिए, डिलीवरी स्टेट में ले आए, जो सेलर को जो काम करना था वो भी कर लिया, ट्रांसपोर्टर को डिलीवरी दे दिया, कैरियर मतलब ट्रांसपोर्टर को दे दिया, क्या हम उसको डिलीवरी मान लें, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर मान लें? आप दिल्ली का पार्टी, हम कलकत्ता का पार्टी है, आप आया गुड्स को असर्टेन किया, बोला 100 1-1 लीटर वाला पाउच में भर के दे दो, तो हम उसके 1-1 लीटर के पाउच में भर दिया, मतलब डिलीवरेबल स्टेट में भी ले आया। सेलर का कुछ काम करना बाकी था, मतलब उस पर स्टैंप लगाना, अपना कंपनी का मार्क लगाना, वो भी लगा लिया। अब ट्रांसपोर्टर को दे दिया, जाओ चंद्रलेखा को दिल्ली में डिलीवरी कर दो। जैसे ही हम चंद्रलेखा ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिया, क्या उसको हम ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ओनरशिप मान ले? हाँ मान लेंगे, अनलेस एंड अनटिल अगर हम कुछ कंडीशन रखा है ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी तो अलग बात है, लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्टर पे कोई कंडीशन नहीं रखा है तो मान लेंगे गुड डिलीवरी हो गई, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। एक बहुत मस्त टॉपिक है, गुड्स ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। ये क्या होता है बेटा? अकाउंट में एक चैप्टर पढ़े थे, याद है? हम याद एग्जांपल देते आपको याद आ जाएगा। आप साड़ियों की दुकान में गए,
10 साड़ी पसंद, आपको 3 साड़ी लेना था, लेकिन आपको दुकानदार बोला और आपको और 2 साड़ी पसंद आ रहा था, दुकानदार बोला ले जाइए, नहीं पसंद आए तो लौटा दीजिए। सेल और रिटर्न बेसिस। तो इस केस में ओनरशिप का ट्रांसफर कब माने? जब या तो वो डेट क्रॉस हो गया, दो बात है, हम आपको 10 अगस्त को गुड्स दिया, हम बोला नहीं पसंद आए तो 25 अगस्त तक बता दीजिएगा या लौटा दीजिएगा। तो अगर आप हमको 13 अगस्त को बोल दो कि हम गुड्स रख रहे हैं, तो भी मान लेंगे ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, क्योंकि आप कंफर्म कर दिए, है ना। और अगर आप हमको 13 अगस्त छोड़ो 25 अगस्त भी कोई जवाब नहीं दियो, तो क्या मान लेंगे? ये आप रख लियो गुड्स को। तो सेल और रिटर्न बेसिस में दो ही बात हुआ, या तो सेलर बायर कंफर्म कर दे सेलर को कि हम डिलीवरी ले रहे हैं, हम रख रहे हैं गुड्स को, तब भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, पोजीशन ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगा। और या फिर ड्यू डेट क्रॉस हो गया जब तक बताने का डेट था, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर। तो क्या बोला ना, व्हेन इट सिग्निफाइज इज अप्रूवल टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेलर, टू द सेलर, मतलब वो अपना एक्सेप्टेंस सिग्निफाई कर दिया, बता दिया। या फिर डज एनी एक्ट, हाँ एक काम और हो सकता था, आप हमको ना तो बताए हो अभी तक और ना टाइम पूरा हुआ अब तक बताने की डेट का, लेकिन उस बीच में आप किसी थर्ड पर्सन को बेच दिए या साड़ी पहनने लग गए, यूज कर लिए, तो भी हम क्या मान लेंगे? हाँ एकदम, ये 3 बात यहाँ पे बोला। अगला टॉपिक आता है रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद प्रॉपर्टी। यहाँ बहुत बढ़िया बात बोला है, रिस्क जनरली ट्रांसफर विथ प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप। अगर आप ओनर हो गए तो रिस्क भी आपका हो गया, पॉइंट है, यही बात यहाँ पे बोला, मेन बात बोला। तो क्या लिखा, अनलेस एग्रीड अदरवाइज। हाँ अगर आपका मेरा एग्रीमेंट में अलग ही बात हुआ था कि ओनरशिप भले ही आपका हो गया, लेकिन अगले 1 महीने तक गुड्स को कुछ भी हुआ तो रिस्क मेरा है। अगर हम आपको ये बोल के गुड्स दिया है, तो आप मेरा सेकेंड हैंड मोबाइल लिए, पेमेंट कर दिया, मोबाइल ले लिया, ओनरशिप आपका हो गया। लेकिन हम आपको ये बोला 6 महीना में गुड्स को कुछ भी हो तो हमको वापस दे देना, हम ले ले, तब फिर रिस्क आपका नहीं रहा। हाँ तो यहाँ पे नॉर्मली बोला, हाँ बोलो, तब तो रिस्क आपका। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी इज एनी ट्रांसफर टू द बायर। सेलर का रिस्क तब तक ही रहता है जब तक प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाए बायर। When the property transferred to the buyer, risk goes to the buyer। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ केसेस दिए आपको अलग अलग। गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आप आए, गुड्स पसंद कर लिए, ठीक है, मेरे शोरूम में गाड़ी आए पसंद कर लिए, आप बोले कल सुबह आते हैं और ये गाड़ी खरीदने का एग्रीमेंट साइन कर लेते या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते, ठीक है। अब रात को ही गुड्स खराब, शोरूम में आग लग गया, तो यहाँ पर क्या होगा? तो वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा ना, अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, तो फिर रिस्क ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा दूसरा एग्जांपल, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। बोलो, यहां पर भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। सर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है अभी केवल, हाँ सेल नहीं हुआ।
इन्हीं दोनों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिए। देखो, इन डेम्बी हैमिल्टन एंड कंपनी वर्सेस बार्डेन इंजीनियरिंग वर्क, a contract to purchase 30 ton of apple juice from B. Delivery were to be made in weekly truckload. डिलीवरी हफ्ता भर करके आप एक हफ्ता में आपको डिलीवरी देने का बात हुआ। बी क्रश द एप्पल एंड पुट इन द जूस इन कास्ट फॉर डिलीवरी। बी एप्पल को पीस दिया और जूस को बॉटल में या बकेट में जिसमें भरना था भर दिया। A delayed the taking of delivery, as a result juice got destroyed in quality. A डिलीवरी लेने में देरी किया, गुड डिटोरिएट हो गया क्वालिटी वाइज। मान लेंगे प्रॉपर्टी पास ऑन हो गया है और ए को लॉस बियर करना पड़ेगा। सेकेंड एग्जांपल दिया, बी ऑफ बनारस राइट सी ऑफ चेन्नई टू सेंड इन 50 पीसेज ऑफ रिस्ट वॉचेज बाय पोस्ट पार्सल। बनारस की एक पार्टी है बी, वो चेन्नई की एक पार्टी को बोला 50 पीस घड़ी हमको भेज दो, वो पोस्ट में लिख के भेजा। सी सेंड द 50 पीसेज ऑफ रिस्ट वॉच बाय पार्सल पोस्ट with correct address of B. However, the parcel was misplaced in the post and never reached to B. हाँ, कि क्या बोले ना, याद है वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट में डाल दिया। हाँ, तो पोजीशन ट्रांसफर हो गया, ट्रांसपोर्ट में डालते। दिस लॉस विल बी बोर्न बाय बी as the property and goods are passed to the buyer the moment the parcel is delivered. ठीक है। A of Delhi agreed to purchase 500 liters of engine oil from B. As per the agreement of the term, the delivery was to be made a special pouch of 500 ml supplied by A. A ही अपना पाउच भेजेगा, बोला उसी में ऑयल भर के देना। While B was filling 500 ml pouch for delivery to A, the store got fire. As a result of entire quantity of engine oil lying therein lost in the fire. बोलो, यहाँ पे एग्रीज टू परचेज यानी एग्रीमेंट हुआ है केवल अब तक। जब तक डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएगा तब तक तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला, रिस्क एंड प्रॉपर्टी गुड रिमेन विद द सेलर। हाँ, बी का पूरा जिम्मेदारी हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बढ़िया एक्सेप्शन दिया है। इट मे बी फर्दर नोटेड दैट इफ द सेलर वाज अवेयर ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स एंड स्टिल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर को पता था कुछ खराब हो गया फिर भी वो एग्रीमेंट में आगे बढ़ गया तो फिर सर पता होते हुए भी आगे बढ़ गया तो फिर तो उसका रिस्क हो गया, तब तो रिस्क बायर का हो गया। ठीक है, यहाँ पे बायर कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ चुका है तो बायर कैन सू हिम फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। गलती हुई, ओ सेलर वॉज अवेयर, सॉरी, सेलर जानता था गुड्स खराब हो गए बट बायर को बताया नहीं और एग्रीमेंट में आगे बढ़ गया, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं माना जाएगा और बायर सेलर पे डैमेज के लिए केस कर सकते हैं। चलो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल बाय द पर्सन नॉट द ओनर, जिसको बोलते हैं नेमो डेट क्विट हैबिट। नेमो डेट क्विट हैबिट, इसका मतलब जो ओनर नहीं है वो गुड्स को नहीं बेच सकता, जिसके पास खुद गुड्स का टाइटल नहीं है वो किसी और को टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। नॉर्मल रूल तो यही बोलते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे बोला यही बात, जनरली द ओनर अलोन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। नेमो डेट क्विट हैबिट मीन्स दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। जो मेरे पास है ही नहीं वो आपको हम कैसे दे सकते हैं? जब उसका मालिक हम है ही नहीं तो हम आपको कैसे मालिक बना सकते? एक फ्लैट है अनुश्री का, आप मेरे को बोल रहे हो सर हम आपको बेच देंगे, आप हमको कैसे बेच सकते हो फ्लैट?
ठीक है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन रखा। अगर हम किसी को अपना एजेंट अपॉइंट करते हैं तो वो मेरे भी आप में गुड्स किसी और को बेचने का डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ सर, तो एजेंट को तो आप राइट दिए हो ना, हालांकि गुड्स ऑन पेपर किसके नाम पे है, मेरे नाम पे, लेकिन हम ओनर को राइट दिया है तो वो ट्रांसफर कर पाएगा। सेल बाय वन जॉइंट ओनर, एक गुड्स के दो मालिक है। अब हम आपको बेच दिया, हम और मेरा भाई एक गुड्स का एक प्रॉपर्टी, हम और मेरा भाई दो जन उसका मालिक है, हम आपको सेल का एग्रीमेंट कर लिया तो हम ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गया। आप बाद में हम बोलेगा ना, अगर मेरा भाई झमेला करेगा तो आप बोल सकते हो कि वो भी ओनर था, वो साइन करके मेरे को बेचा, आप दोनों आपस में समझो, आपको ओनरशिप मिल जाएगा। ठीक है। थर्ड बोला सेल बाय पर्सन पॉसिबल इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हम आपके माथा पे बंदूक रख के प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवाए, कोएर्शन हो गया, आप कोर्ट में साबित कर दिए बात, कोर्ट बोला ठीक है आप क्या चाहते हो, आप बोला नहीं हम उसको नहीं बेचना चाहते, तो हिसाब से वापस ओनरशिप आपको चला जाएगा। लेकिन अभी उसमें टाइम लगता है ना कई बार, अभी ऑन डॉक्यूमेंट तो आप हमको ट्रांसफर कर ही दिए थे, साइन कर ही दिए थे, तो ऑन डॉक्यूमेंट मालिक हम हैं, लेकिन आप किसी और को बेचने का एग्रीमेंट कर सकते क्योंकि आप कोर्ट में केस जीत चुके। ठीक है। सेलर और बायर इन पोजीशन आफ्टर सेल, गुड्स बिक चुका आपको, आफ्टर सेल पोजीशन आपके पास आ गए, पोजीशन आ गया लेकिन अभी तक डॉक्यूमेंट वाइज ओनरशिप हम ट्रांसफर नहीं किया, मान तो आप बेच सकते हो किसी और। नॉर्मली ये होता है, हम किसी से गुड्स ले आया, मेरा बात हुआ था उससे डॉक्यूमेंट एक दो दिन में साइन कर लेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है ना, हम किसी और के बेचने का डील कर सकते हैं, कोई मना नहीं। सेल बाय स्टॉपेल, आप खड़े होकर चिल्ला रहे हो ये फ्लैट मेरा है, ये फ्लैट मेरा है, जबकि एक्चुअली में फ्लैट नीरज को बिलोंग करता है, लेकिन चंद्रलेखा खड़ी होकर चिल्ला रही है फ्लैट मेरा है, फ्लैट मेरा है। वहां नीरज खड़ा है और नीरज चुप, अभी बोल नहीं रहे। अब अनुश्री आई और वो चंद्रलेखा से डील कर ली कि हमको ये फ्लैट खरीदना है, तो फिर आप बेच पाओगे, क्योंकि बायर मान रहे हैं कि आपका अथॉरिटी है फ्लैट बेचने की, क्योंकि अब वहां भी चुप रहा, मेरे को तो बोलना चाहिए था। सेल बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, एक गुड्स आपको कहीं पड़ा हुआ मिला, आप उसके ओनर को बहुत ढूंढे, ओनर मिल नहीं रहे, या ओनर मिल गया लेकिन आपका जो खर्चा लगा वो देने को तैयार नहीं है आपको, उस तक पहुंचाने का मान लो कि एक्सपेंडिचर लग रहा है आपको, जब वो एक बात है या तो ओनर ही नहीं मिल रहा, या फिर ओनर मिल गया लेकिन आप बोले तुम तक पहुंचाने के लिए मान लो 1500 रुपया का कोई 15,000 रुपये का कोई घड़ी है, आप बोले तुम तक पहुंचाने का 1200 रुपये डिलीवरी चार्ज लगेगा हमको, वो बोल रहा नहीं वो तो हम नहीं देंगे, या हम क्यों दे, मेरा ही तो सामान है, तो आप उसको आगे बेच सकते हो। हाँ लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, आप पूरा 15,000 का घड़ी बेच के 15,000 मत खा जाना, अपना खर्चा रिकवर करके बाकी पेमेंट कर देना। हाँ अगर पेरिशेबल नेचर का गुड्स है तो आप तुरंत बेच सकते हो, और अगर वो टिकने वाला सामान है थोड़ा पूछ के बेच लो। जब कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल रिसीवर या साइनी अपॉइंट होता है ना, कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कोर्ट से आदमी आते हैं, वो उसका सारा गुड्स बिकवाते हैं, तो जो कोर्ट से आदमी आता है वो हिसाब से तो गुड्स का ओनर नहीं है, लिक्विडेट है, या रिसीवर जिसको बोलते हैं, वो तो मालिक नहीं है गुड्स का एक्चुअल में, तो लेकिन उसको बेचने का पावर है कि नहीं। यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, अपना 2 यूनिट्स खत्म हो गया, अभी कितना यूनिट है